पिछले 3 सालों के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अगर हम भारतीय शेयर बाजार को देखें तो स्थिति बिल्कुल एक बासी चपाती की तरह सपाट रही है। हाँ, एकदम फ्लैट। बिल्कुल। विदेशी पैसा लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है और बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत शांत और शायद थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। सही कहा, ऊपर से ऐसा ही लगता है। लेकिन इस बेहद शांत सतह के ठीक नीचे भारत 2008 के बाद से अपने सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे के बूम की तैयारी कर रहा है। आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए काफी कुछ है। जी हाँ, हमारे पास एक विस्तृत 5 स्लाइड की इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोर्ट है और हमारा मिशन है बाजार के इस शोर शराबे और निराशा के बीच उस सच्चाई को उजागर करना जो इशारा कर रही है कि अर्थव्यवस्था में एक विशाल, जिसे हम कैपेक्स सुपर साइकिल कहते हैं, वो आकार ले रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो चीजें पहली नजर में थमी हुई लगती है ना, असल में वही सबसे बड़े बदलाव की नींव रख रही होती हैं। सही बात है। अक्सर हम रोजमर्रा की खबरों और बाजार के इस उतार चढ़ाव में इतना उलझ जाते हैं कि उस बड़े बदलाव को नहीं देख पाते जो धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से आकार ले रहा होता है। हाँ, वो छिप जाता है शोर में। वही तो। आज हम उस डेटा के पीछे की कहानी को समझेंगे जो ये साबित करता है कि ये महज कोई अनुमान नहीं बल्कि एक ज़मीनी हकीकत है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट की स्लाइड नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। इसमें जो डेटा है वो वाकई अर्थव्यवस्था की वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। जी, जिसे रिपोर्ट में द इंडिपेंडेंस डे फ्लैटलाइन कहा गया है। बिल्कुल, द इंडिपेंडेंस डे फ्लैटलाइन। अगर पिछले 3 सालों के स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले के बाजार के आंकड़ों को देखा जाए तो अगस्त 2024 में बाजार 24,143 के स्तर पर था और अगस्त 2025 में यह मामूली रूप से बढ़कर 24,631 पर गया और अगस्त 2026 में यह 24,366 पर आकर टिक गया है। मतलब सुई जहां थी वहीं अटकी हुई है। एकदम वहीं। यह सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये एक गहरी हताशा का संकेत लगता है। और देखिए, ये हताशा तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम विदेशी निवेश के आंकड़ों को देखते हैं। अगर 10 साल के कुल योग को देखा जाए तो नेट एफपीआई, यानी जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, हाँ वही विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया पैसा, उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल शून्य, एब्सोल्यूट जीरो पर आ गया है। अरे बाप रे, 10 साल में जीरो? हाँ, मतलब पिछले एक दशक में जितना विदेशी पैसा भारत में आया लगभग उतना ही वापस चला गया। ये पूंजी का एक तरह से पलायन है या कम से कम एक बहुत बड़ा ठहराव तो है ही। और इसके पीछे जो वैश्विक शोर है ना, वो भी बहुत तेज है। जैसे यूक्रेन और पश्चिम एशिया में लगातार चल रही भू राजनीतिक उथल-पुथल। बिल्कुल, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बहुत असर है। और इसके अलावा एक आम धारणा ये भी बन गई है कि अमेरिका, कोरिया और चीन की तुलना में भारत इस नई एआई क्रांति में कहीं पीछे छूट गया है। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि बाजार के पास ऊपर जाने का कोई ठोस कारण ही नहीं है। मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ये एक शांत समुद्र को ऊपर से देखने जैसा है, जबकि सतह के नीचे एक विशाल सुनामी आकार ले रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। स्लाइड 1 की जो मुख्य थीसिस है, जिसे सोमनाथ मुखर्जी के विषयगत विश्लेषण में पहली बार प्रस्तुत किया गया है, वो ये है कि ये सन्नाटा असल में 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी जीएफसी के बाद का सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग वादा है। 2008 के बाद का सबसे बड़ा वादा। जी, श्रोताओं को याद होगा कि 2003 से 2008 के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा निवेश और विकास का चक्र देखा था। हाँ, वो तो एक गोल्डन पीरियड था। बिल्कुल। आज इस अस्थिर वैश्विक शोर के नीचे भारत एक बार फिर से उसी बड़े पैमाने पर पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर बूम के लिए मंच तैयार कर रहा है। इसके 3 मुख्य उत्प्रेरक या कैटलिस्ट है। वो 3 कैटलिस्ट क्या हैं? पहला एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिफेंस और हार्ड टेक और तीसरा बेहद मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। अच्छा, तो अब हम अपनी स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं, जो हमारे पहले उत्प्रेरक एआई पर केंद्रित है। जब एआई की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन ये स्लाइड हमें एआई की भौतिक नींव के बारे में बता रही है। मतलब एआई सिर्फ हवा में या किसी जादुई क्लाउड में तो नहीं चलता ना? बिल्कुल नहीं। इसे चलाने के लिए भारी भरकम हार्डवेयर की जरूरत होती है। एकदम सही।
एआई मूल रूप से बिजली और सिलिकॉन का एक बहुत बड़ा ढांचा है। इस रिपोर्ट में इसे एक पिरामिड की तरह 5 लेयर्स में बांटा गया है। मैं नीचे से ऊपर तक समझाती हूँ। जी बताइए। सबसे नीचे है लेयर 1 यानी एनर्जी या ऊर्जा। ये नींव है। वर्तमान में भारत की स्थापित ऊर्जा क्षमता 540 गीगावाट है। 540 गीगावाट। हाँ, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और अमेरिका की कुल क्षमता का लगभग 40% है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2030 तक इसके 820 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ये पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली ऊर्जा क्षमता है। ये आंकड़ा वाकई बहुत विशाल है और मुझे लगता है इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लेयर 2 पर आ रहे हैं, जो है कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेटा सेंटर्स। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि डेटा सेंटर्स को तो 24 घंटे भयंकर बिजली चाहिए होती है। तो स्लाइड के अनुसार भारत की डेटा सेंटर क्षमता, जो अभी 1.5 गीगावाट है, वो 2030 तक 10 गीगावाट तक विस्फोटित होने वाली है। हाँ, एक बहुत बड़ा उछाल। लेकिन यहाँ मेरा एक क्रिटिकल सवाल है। हम इतना बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? क्या हमारी अपनी घरेलू ज़रूरतें इतनी बड़ी हैं? देखिए, हमारी अपनी ज़रूरतें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव भी है। अमेरिका इस समय कंप्यूट की भारी कमी का सामना कर रहा है। अच्छा? जी, वहाँ डेटा सेंटर्स बनाने के लिए ज़मीन और ग्रिड पर बिजली की उपलब्धता दोनों की सीमाएं आ रही हैं। भारत का ये 10 गीगावाट का विस्तार उस अमेरिकी कंप्यूट की कमी को पूरा करने का काम करेगा। मतलब हम अमेरिका का लोड उठाएंगे? बिल्कुल, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए डेटा प्रोसेस करने का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई लेयर 2 की बात। अब आते हैं लेयर 3 पर, यानी चिप्स। तो डेटा बताता है कि 2030 तक भारत में 2 से 4 बड़े फैब्स, यानी वो फैक्ट्रियां जहां माइक्रोचिप्स बनती हैं, वो चालू हो जाएंगे। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए। जी। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ताइवान में तो कंपनियां 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर वाले अत्याधुनिक एआई चिप्स बना रही हैं, और रिपोर्ट कह रही है कि भारत जो फैब्स बना रहा है वो एकदम कटिंग एज या अत्याधुनिक नहीं है। हाँ, वो लेगेसी चिप्स है। तो अगर हम सीधे सबसे एडवांस चिप्स बनाने के पीछे भागने के बजाय बुनियादी ढांचे और पुराने डिजाइन पर दांव लगा रहे हैं, क्या ये रणनीति सच में कारगर होगी? मतलब क्या हम पीछे नहीं रह जाएंगे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन असल में यही इस पूरी रणनीति की खूबसूरती है। इसे लेगेसी लैग को पाटना कहते हैं। लेगेसी लैग? हाँ, देखिए, हर चीज को एनवीडिया के सबसे एडवांस्ड एआई चिप की जरूरत नहीं होती। जो 80-90% सामान्य अर्थव्यवस्था है ना, जैसे आपकी कार के सेंसर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर या बिजली के स्मार्ट मीटर, इन सब को लेगेसी चिप्स की जरूरत होती है। जो थोड़े पुराने डिजाइन के होते हैं। बिल्कुल, जो 28 नैनोमीटर या उससे ऊपर के होते हैं। आप सीधे 5वीं मंजिल पर नहीं छलांग लगा सकते। पहले उस 90% बाजार को सुरक्षित करना होगा जो अर्थव्यवस्था की असल रीढ़ है। जब ये बुनियादी ढांचा खड़ा हो जाएगा, तब अत्याधुनिक चिप्स की ओर बढ़ना आसान होगा। ये हमारे घरेलू एआई को बिना किसी बाधा के बढ़ने में मदद करेगा। ओह, अब समझ में आया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। हाँ, और फिर इसके ऊपर लेयर 4 है, फ्रंटियर एलएलएम। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जी, हालांकि यहाँ भारत की प्रगति अभी सीमित है, लेकिन सर्वम एआई जैसे घरेलू स्टार्टअप्स जो बड़े स्तर पर फंडिंग जुटा रहे हैं, वे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल। और सबसे ऊपर है लेयर 5 एप्लीकेशंस। यहाँ का जो शिखर का मेट्रिक है, वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में अमेरिका की तुलना में अधिक वित्त पोषित कंज्यूमर एआई वेंचर्स हैं। मतलब हमारे पास अमेरिका से ज्यादा फंडेड एआई एप्लीकेशन स्टार्टअप्स हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर ऊर्जा, डेटा सेंटर और चिप्स की नींव मजबूत होगी, तो एप्लीकेशंस के लेयर अपने आप सबसे तेजी से पनपेगी। ये तो वाकई एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। अब हम स्लाइड नंबर 3 पर बढ़ते हैं। चलिए। और इससे पहले कि हम रक्षा इकोसिस्टम की गहराई में जाएं, इस बेहतरीन रिसर्च के लिए सोमनाथ मुखर्जी, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, को पूरा श्रेय जाता है। बिल्कुल, उनका विश्लेषण बहुत गहरा है। और हाँ, मुझे यहाँ एक बेहद जरूरी बात जोड़नी है। मैं एक सेबी पंजीकृत विश्लेषक नहीं हूँ।
ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इस वीडियो में चर्चा की गई किसी भी कंपनी के लिए कोई खरीद या बिक्री की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। जी, और अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें। चलिए अब स्लाइड नंबर 3 पर वापस आते हैं, जिसका फोकस है डिफेंस बजट और डोमेस्टिक हार्ड-टेक इकोसिस्टम। ये मेरी पसंदीदा स्लाइड है। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है। चौथा सबसे बड़ा? जी, लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ बजट के आकार की नहीं है। दशकों तक भारत सिर्फ विदेशी हथियारों का एक बड़ा खरीदार था, लेकिन अब यह भारी भरकम बजट देश के भीतर ही एक बहुत ही जीवंत इकोसिस्टम को जन्म दे रहा है। हाँ, स्लाइड में 4 मुख्य हार्ड-टेक क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां ये पैसा जा रहा है। पहला है ऑटोनॉमस सिस्टम्स। बिल्कुल। इसमें स्वॉर्म ड्रोन का उत्पादन और डिलीवरी शामिल है। स्वॉर्म ड्रोन मतलब कई सारे ड्रोन्स का एक झुंड जो एक साथ मिलकर मिशन करते हैं। जी, और ये अब सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं रहे। दूसरा क्षेत्र है स्पेस टेक, जहां पुनः प्रयोज्य या रियूजेबल रॉकेट लॉन्चर और उन्नत सैटेलाइट सिस्टम पर काम हो रहा है। और तीसरा है कोर हार्डवेयर, मतलब वो रडार सिस्टम्स और ऑप्टिकल प्रोब जो पहले सिर्फ विदेशों से आते थे, वे अब भारत में सक्रिय निर्माण के चरण में आ गए हैं। ये तो गजब की प्रगति है। और चौथा क्षेत्र, जिसे इस रिपोर्ट में द होली ग्रेल कहा गया है, यानी सबसे दुर्लभ लक्ष्य। हाँ, युवा भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा एरो इंजन का विकास किया जा रहा है। एक मिनट, एरो इंजन, क्या ये इतना खास है? एरो इंजन बनाना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जाता है। अच्छा। इसके अंदर जो धातु इस्तेमाल होती है उसे हजारों डिग्री के तापमान को सहना पड़ता है। दुनिया में गिने चुने देश ही इसे बना पाते हैं। अगर हमारे युवा स्टार्टअप्स इसे बना रहे हैं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सच में विश्व स्तर की हो रही है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूं, भू राजनीति और सरकारी नीतियों ने भारत को सिर्फ विदेशी हथियारों के खरीदार से उन्नत प्रणालियों के वैश्विक निर्माता में बदलने का अवसर दे दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वैश्विक सप्लाई चेन में जो भी रुकावटें आई हैं, वे असल में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो रही हैं। ये सब तो बहुत ही शानदार लग रहा है। AI तैयार हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में बूम है। लेकिन आइए अब स्लाइड नंबर 4 पर ध्यान दें। हमने AI और डिफेंस के बड़े बड़े सपनों की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, बिना पैसे के तो सुपर साइकिल नहीं आ सकता। यहीं पर भारतीय कॉर्पोरेट्स की डी-लेवरेज बैलेंस शीट की बात आती है। इस स्लाइड के अनुसार वर्तमान में भारतीय कंपनियों का डेट इक्विटी अनुपात लगभग 0.5x के स्तर पर आ गया है। 0.5x। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। जी बताइए। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह है। पिछले 1 दशक से कंपनियों ने नया कर्ज लेने से परहेज किया है और नकदी बचाई है। तो 0.5x का मतलब है कि उन पर कर्ज बहुत कम है। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्प्रिंग को जोर से दबा के रखा गया हो। बिल्कुल। अब जब निवेश के अवसर सामने आ रहे हैं तो ये स्प्रिंग पूरी ताकत से उछलने के लिए तैयार है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। इसके पीछे 1 दशक का कम निजी निवेश तो है ही, साथ ही 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती हुई थी, उसने भी कंपनियों के पास पैसा बढ़ाया है। टैक्स कट का फायदा तो मिला। और भारतीय कंपनियों ने कैपिटल फ्रूगल यानी कम पूंजी में काम करने वाले बिजनेस मॉडल में महारत हासिल कर ली है। नतीजा ये है कि आज उनके पास नया कर्ज लेने और भारी निवेश करने की बहुत बड़ी क्षमता है। और ये क्षमता सिर्फ कागजों पर नहीं है, कैपेक्स और क्रेडिट जागरण हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लिस्टेड कॉर्पोरेट निवेश 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि कई दशकों का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल। और बैंक नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ लगभग 16% पर है। मतलब बैंक भी जमकर पैसा बांट रहे हैं। इसके साथ ही हमें संरचनात्मक बाहरी ताकत को नहीं भूलना चाहिए। स्लाइड 4 दिखाती है कि जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए भारत का चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ $3.1 बिलियन है। जो जीडीपी के 0.5% से भी कम है। जी, इसने ईरान युद्ध और तेल की कीमतों की उथल-पुथल के सबसे बुरे प्रभावों को भी आसानी से सोख लिया।
पर ये हुआ कैसे? हम तो इतना तेल आयात करते हैं। इसका जादू है हमारा सर्विस सरप्लस। हमारी जो आईटी और सेवा क्षेत्र की कमाई है, वो व्यापार घाटे को पूरी तरह कवर कर लेती है। कमाल है। और मुझे लगता है इसी ढाल की वजह से नीतिगत लचीलापन भी आया है। बिल्कुल सही। व्यापारिक कमजोरी ठीक होने के कारण आरबीआई के पास अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से चुनने की ताकत आ गई है। जैसे गिरती मुद्रा के बावजूद विकास को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखना। हाँ, अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब मिलकर भारत को एक जनरेशनल हेडरूम दे रहा है। जनरेशनल हेडरूम? जी, ये हमें भविष्य के भारी निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा है। ये तो एक बेहद मजबूत आधार है। और अंत में हम स्लाइड नंबर 5 पर आते हैं। ये हमारी अंतिम स्लाइड है। हाँ, जहां ये सभी धागे एक साथ जुड़ते हैं। इसे सुपर साइकिल का प्रज्वलन कहा गया है। मैं संश्लेषण प्रवाह को समझाती हूँ। ये पिछले तीनों उत्प्रेरकों का एक अभूतपूर्व संगम है। पहला, एक डिजिटल पावर हाउस जहां 820 गीगावाट पावर और 10 गीगावाट डेटा सेंटर हैं। दूसरा, हार्ड-टेक लोकलाइजेशन, जहां हमारा रक्षा बजट एरोस्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। और तीसरा, प्रिस्टीन कैपिटल। प्रिस्टीन कैपिटल? हाँ, जहां कंपनियों का डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.5x है और 13 लाख करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है। मतलब बाजार में अथाह पैसा या ड्राई पाउडर मौजूद है। एकदम सही। इन तीनों का परिणाम यही है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और अर्थव्यवस्था एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां विकास का एक नया चक्र, द कैपेक्स सुपर साइकिल, अवश्यंभावी लग रहा है। लेकिन हमें कुछ चीजों को मॉनिटर भी करना होगा ना? बिल्कुल। क्या 10 गीगावाट डेटा सेंटर का निष्पादन समय पर होगा? घरेलू रक्षा स्टार्टअप्स की डिलीवरी दर कैसी रहेगी? और क्या निरंतर नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ 15% से ऊपर बनी रहेगी? और मुख्य जोखिम क्या है? क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। जोखिम के लिए रिपोर्ट के स्रोत का एक वाक्य काफी है, अनलेस वी मेस इट अप ग्रैंडली। मतलब मुख्य जोखिम यही है कि हम खुद कोई बहुत बड़ी गलती न कर दें। जी, नीतिगत गलतियां या पॉलिसी मिसस्टेप्स ही इस वक्त एकमात्र बड़ी बाधा हो सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगा कि रोजमर्रा की खबरों और बाजार के उस सपाट चपाती वाले उतार चढ़ाव के शोर में इन गहरी संरचनात्मक उथल-पुथलों को नजरअंदाज करना आसान है। बिल्कुल, लेकिन असली भविष्य यहीं आकार ले रहा है। सही कहा। और जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी, ये सोचने वाली बात है, यदि भारत अपनी इस लेगेसी लैग का उपयोग एक कमजोरी के बजाय अपनी पूरी आधारभूत संरचना को फिर से डिजाइन करने के लिए एक क्लीन स्लेट के रूप में करता है, तो क्या एक दशक बाद दुनिया नवाचार के पश्चिमी मॉडल को छोड़कर इस नए भारतीय हाइब्रिड मॉडल की नकल कर रही होगी? होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय तक अपने ज्ञान की खोज ऐसे ही जारी रखें।